मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। एचडी बेटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल 1 जुलाई थी बेटा, और कल हमने, अगर हम बात करते हैं 1 जुलाई को जो हमारी मीटिंग हुई, जूम मीटिंग, उस मीटिंग में काफ़ी बच्चे शामिल हुए थे और उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार से हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कितना आगे हम कैसे करवाने वाले हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे 2 बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं बिल्कुल। कौन कौन सी बेटा? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इसमें हमारी जो अगली बुक जो स्टार्ट हो रही है वो हिस्ट्री की बुक है, जिसमें हमने स्टार्ट कर चुके थे फ्रेंच रिवोल्यूशंस। इसमें हमने फ्रांसीसी जो सोसाइटी है और लुईस 16 है उनके बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। हम इसी टॉपिक को अब आगे इस मंथ में आगे बढ़ाएंगे। इसमें फ्रेंच रिवोल्यूशंस जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, उसके बाद बेटा रशियन रिवोल्यूशंस है और नाजी पार्टी जो हम कह सकते हैं राइज ऑफ द हिटलर इन जर्मनी। इन 3 टॉपिक्स को बेटा हम 15 तारीख से पहले कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा हमारा स्पीड कुछ ज़्यादा होगी और आपको भी अपनी स्पीड या वर्क बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हमारे स्कूल ओपन रहते तो हम बेटा 8 घंटे स्कूल में पढ़ते थे और लगभग 5 घंटे घर जाकर के पढ़ते थे। तो तब जाकर के हम एक एनटीएससी या कोचिंग क्लास के लिए कम से कम इतना टाइम तो हमें देना ही है। तो इस प्रकार से हमें 10 घंटे या 12 घंटे घर पर पढ़ना है और उस पढ़ाई के लिए हमें अपने प्रॉपर प्लान्स बनानी है कि किस सब्जेक्ट को कब कितने टाइम्स पढ़ना है, किस टाइम हमें खेलना है, किस टाइम्स हमें बेटा अपने जो डोमेस्टिक वर्क हैं, जो हमारे घरेलू कार्य हैं, उनमें मम्मी या पापा की हेल्प करनी है। इसको लेकर के आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंच रिवोल्यूशंस। इसमें आपका जो बुक है वो आप ओपन करेंगे और बुक में आपका जो चैप्टर है फ्रेंच रिवोल्यूशंस, उसमें बेटा आपको दिख रहा है द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशंस। हमने इससे पहले हम पढ़ चुके थे, उस लेक्चर में आप देख सकते हैं। आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशंस जो टॉपिक है, इससे आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा जो सबसे पहले टॉपिक आता है बेटा वो आता है स्टेट जर्नल्स। आप देख पा रहे हैं स्टेट जर्नल्स क्या है। जर्नल्स, इस टॉपिक को अगर हम बात करते हैं स्टेट जर्नल्स, बेटा द स्टेट जर्नल्स वाज ए पॉलिटिकल बॉडी। ये एक राजनीतिक संस्था थी जो बेटा टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें जो 3 स्टेट थे वो अपने प्रतिनिधियों को क्या करते थे? भेजते थे। लुईस 16 जो वहां फ्रांस का जो राजा था, इस स्टेट जनरल्स की मीटिंग को बुलाने का सिर्फ राइट्स ओनली बेटा फ्रांस के राजा के पास ही होता था। वो चाहे तब इस मीटिंग को बुला सकता था और इसके बुलाने के पीछे उनका एक ही मेन मकसद होता था बेटा, जब भी टैक्स इंक्रीज अगर करने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को या राजा को टैक्स बढ़ाने हैं, तो बेटा वो अपने बिहाफ पर वो टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था। इसलिए स्टेट जनरल्स एक पॉलिटिकल बॉडी थी और इसकी सहमति के बगैर लुईस 16 टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। हमने पीछे पढ़ा भी है कि जो फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशंस वो काफी पुअर थी और लुईस 16 वहां टैक्स बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए बेटा स्टेट जनरल्स की जो उससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो बेटा 1614 में हुई थी, जब उस समय फ्रांस के कोई अलग राजा थे। लेकिन हम बात करते हैं इसमें लुईस 16 ने 5 मई, हम बात करें बेटा 1789 में स्टेट जनरल्स की क्या की मीटिंग बुलाई। कब बेटा? लुईस 16 ने 5 मई 1789 में स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते थे और बेटा फर्स्ट स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वहां पर इस तरह की बेटा हम बात करते हैं मीटिंग्स एक हॉल में होती थी। इसमें जो सेंटर में राजा होता था, उसके बाद इसके चारों तरफ बेटा क्या होती थी? चेयर होती थी। यहाँ पर फर्स्ट स्टेट के लोग बैठते थे बेटा। उसके बाद बेटा इसके पीछे जो बैठने का स्थान होता था वो सेकंड स्टेट के लोगों का होता था और उसके पीछे तो बेटा हम बात करते हैं थर्ड स्टेट के लोग खड़े होते थे। तो स्टेट जनरल्स की मीटिंग में बेटा फर्स्ट स्टेट के हम बात करते हैं, इसमें 300 मेंबर्स, सेकंड स्टेट के भी बेटा 300 मेंबर्स
और बेटा थर्ड स्टेट की हम बात करते हैं तो कितने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर सकते थे, पार्टिसिपेट करते थे। यहां पर अगर नंबर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को ऐड करें तो बेटा 600 बनते हैं, और थर्ड स्टेट के करते हैं तो कितने बनते हैं, 600 बनते हैं। लेकिन अगर इनमें से आप देखें तो बेटा लेकिन यहाँ पर जो राइट टू वोट्स का अधिकार था वो फर्स्ट स्टेट को सिर्फ 1 वोट डालने का अधिकार था, इसी प्रकार से सेकंड स्टेट को 1 वोट डालने का अधिकार था, और थर्ड स्टेट को भी सिर्फ एक ही वोट डालने का क्या था, अधिकार था। मींस एक स्टेट सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है, प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव्स को राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं था। अब 5 मई 1789 को जब टैक्स इंक्रीज करने के लिए जब ये मीटिंग बुलाई गई तो इस निश्चित था टैक्स इंक्रीज होने हैं, क्योंकि बेटा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को हमने पढ़ा है कि वो किसी भी प्रकार के टैक्स पेइंग सोशल ग्रुप नहीं था, कि मींस वो टैक्स पे नहीं करते थे। सिर्फ टैक्स कौन पे करता था, थर्ड स्टेट के लोग। तो इस वजह से 5 मई 1789 को जब टैक्स ये मीटिंग बुलाई गई तो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने किंग्स राजा से डिमांड की कि प्रत्येक मेंबर्स, प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव्स को 1 राइट टू वोट्स का क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए। लेकिन राजा लुईस 16 इसके लिए एग्री हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो एग्री होते हैं तो उनको पता है कि राजा कभी टैक्स बढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि इनकी संख्या नंबर्स में 600 तो है ही, और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट या सेकंड स्टेट से वो भी इनके फेवर में आ सकते हैं। इसलिए राजा ने थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की इस डिमांड्स को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, जिससे थर्ड स्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने स्टेट जनरल्स की मीटिंग्स का क्या किया बेटा, वॉकआउट किया, मींस बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करके बेटा वो वायसराय के जो टेनिस कोर्ट्स है वहां पर क्या हुए, असेंबल हुए। टेनिस कोर्ट्स जो ग्राउंड है उसमें जो थर्ड स्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वायसराय के टेनिस कोर्ट्स की ग्राउंड्स में क्या हो गए, असेंबल हो गए। और इस मीटिंग इन सभी को लीड कौन कर रहे थे बेटा, मीराबे और आबेसियास इनको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। मीराबे और आबेसियास यहाँ इनको असेंबल होने के पीछे क्या मोटो था इनका बेटा, यहाँ पर असेंबल होने के पीछे एक कारण था कि बेटा इसमें देखा जाए तो वो चाहते थे कि भी उन्होंने अपने आप को सबसे पहले तो क्या किया, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपने आप को फ्रांस की नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया कि हम जो हमारे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने अपने आप को फ्रांस की नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, राष्ट्रीय सभा। और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक वो किंग्स या राजा या मोनराज के पावर्स पर अंकुश नहीं लगा देते तब तक वो इस असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्रांस के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा और राजा को उस संविधान के अकॉर्डिंग रूल्स करना पड़ेगा। तो बेटा इसलिए इस पूरी मीटिंग, इस पूरे हम बात करते हैं मेंबर्स को लीड कर रहे थे मीराबे और आबेसियार। तो हमारे सामने प्रश्न आ जाता है मीराबे कौन था और आबेसियार कौन था। तो आपकी बुक में भी दिया गया है। मीराबे बेटा अगर हम बात करते हैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। मींस अगर हम कहें तो बेटा वो कौन से स्टेट से, सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे। फिर भी वो क्या थे बेटा, थर्ड स्टेट के लोगों के फेवर में थे। उन्होंने बेटा फ्यूडल सिस्टम्स के वो काफी खिलाफ थे और उन्होंने अपने एक हम बात करते हैं पावरफुल स्पीच दी जिससे क्राउड्स को बेटा असेंबल होने में उन्होंने काफी हेल्प की और पूरे इन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने क्या किया, लीड किया। आबेसियार हैं, वो भी एक पादरी थे, प्रिस्ट थे। उन्होंने बेटा हम बात करते हैं एक पंचमेंट लिखा जिसको हम कहते हैं व्हाट इज द थर्ड स्टेट नाम से। उन्होंने एक अपना बेटा एक बुक्स लिखी जिसका नाम था बेटा व्हाट इज द थर्ड स्टेट। इसके बाद हम बात करते हैं तो बेटा आपका आता है 14 जुलाई 1789 की इंसिडेंट। क्या हुआ बेटा, जब ये घटनाएं घट रही थी फ्रांस में तो उसी समय फ्रांस में क्या हुआ कि जो फूड आइटम्स हैं उनकी क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। और जहां पर जो ब्रेड है उनकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो इजीली उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जितने भी जो राशन की शॉप थी उन पर बेटा लंबी लंबी क्या थी, कतारें थी, जिससे क्राउड्स काफी नाराज हो उठी और उन्होंने बेटा वो पेरिस की सड़कों पर उतर आए। लगभग 7
हम बात करते हैं थाउजेंड्स मैन एंड वुमेन्स, जो क्राउड्स है वो पेरिस की सड़कों पर उतर आई। राजा काफी भयभीत हुआ और उसने अपने ट्रूप्स, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया बेटा क्राउड्स पर फायर करने का। लेकिन बेटा ये जो क्राउड्स है वो काफी संख्या में ज्यादा थी, इस वजह से उन्होंने वो असेंबल होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, और जो जितने भी जो हम बात करते हैं पॉलिटिकल्स, जो हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस थे, उन पर अटैक करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। वहां से उन्होंने उन पर अटैक क्यों किया, इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियारों की खोज के लिए, ताकि वो राजा के सैनिकों के साथ लड़ सके। और बेटा 14 जुलाई को 1789 को बास्टिल्स को क्या किया गया, गिरा दिया गया, और इसे हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। बास्टिल्स राजा के हम बात करते हैं निरंकुश शक्तियों का एक सिंबलाइज थी, और इस वजह से बास्टिल्स को सबसे पहले गिराया गया। और वहां पर बेटा लगभग 7 कैदी थे जो प्रिजनर्स थे, उनको रिहा करा दिया गया। इस प्रकार से राजा को काफी भयभीत होना पड़ा और उनको बेटा रिवोलेंट्रीज के सामने उनकी डिमांड्स को मानने के लिए झुकना पड़ा। जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर राजा उनकी मांग को मानने के लिए क्या हुआ, एग्री हुआ, तो बेटा फ्रांस में बेटा इन 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनराज की क्या हो गई, स्थापना हो गई। मीन्स राजा तो होगा, लेकिन राजा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, शासन करेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने डिजाइन किया बेटा, नेशनल असेंबली। यहां और हम बात करते हैं 4 अगस्त 1789 की घटना है को बेटा नेशनल असेंबली ने एक डिक्रीज पास की, और इस डिक्रीज में उन्होंने राइट टू प्रिविलेज पर क्या कर दिया, बैन कर दिया। साथ में राइट टू हम बात करते हैं लैंड्स, जो चर्च के अधीन जो भूमि थी वो सभी प्रॉपर्टीज चर्च से क्या कर ली गई, छीन ली गई। और बेटा इसमें एक टैक्स भी था, कौन सा टैक्स बेटा, टाइप्स, जो हम बात करते हैं टैक्स, इसमें उस टैक्स पर क्या किया गया, टाइप्स पर बैन कर दिया गया, जो एक रिलीजियस टैक्स था जो चर्च को पे किया जाता था थर्ड स्टेट के लोगों द्वारा, इस पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बेटा जो फ्रांस जो राज्य है उसको बेटा इस तरह के बदलाव से ही हम बात करते हैं बिलियंस लीवर्स का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। कितने का, 2 बिलियंस लीवर की इनकम हो गई, किसकी, फ्रांस गवर्नमेंट की, इस तरह के इंप्रूवमेंट, इस तरह के सुधारों से ही। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस जैसे ही बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनराज बना इन 1791 में, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की क्या की गई, घोषणाएं की गई। इनमें से अगर हम बात करते हैं, फ्रांस में संविधान लागू किया गया और राजा की शक्तियों पर क्या किया गया, अंकुश लगा दिया गया। जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर दिया गया, ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी को बेटा इसमें इंडिपेंडेंस रखा गया, जबकि अगर हम बात करते हैं इसमें लेजिस्लेटिव और हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, ये बेटा एक इलेक्टेड बॉडीज होती थी, जो बेटा एक्टिव सिटीजन द्वारा क्या की जाती थी, इलेक्ट की जाती थी। आपकी बुक में ये पिक्चर्स दी गई है बेटा, दिख रहा है आपको, जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंस ऑर्गन्स है, जबकि एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में से इलेक्ट की जाएगी। जबकि हम बात करते हैं जिसमें किंग्स और बेटा कुछ मिनिस्टर्स इंक्लूड्स होंगे एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेटिव में हम बात करते हैं नेशनल असेंबली आती है, जिसमें 745 मेंबर्स होंगे, और इसको इलेक्टोर्स के जो हम बात करते हैं एक सभा होगी, वो इनको क्या करेगी, इलेक्ट करेगी। इलेक्टोर्स को बेटा एक्टिव सिटीजन्स क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिनकी एज बेटा 20 ईयर्स से अबव हो और ओनली टैक्स पेइंग या प्रॉपर्टी ओनर्स क्या हो, मैन हो। मीन्स यहाँ पर जो नेशनल असेंबली ने फ्रांस के जो ओनली जो मेंस हैं, जो प्रूफ्स हैं और जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, उन्हीं को राइट टू वोट्स का अधिकार दिया गया, और वो क्या कहलाए बेटा, एक्टिव सिटीजन्स कहलाए। जिन सिटीजन्स को राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं दिया गया, जो बेटा मेंस हो थी वुमेन्स को तो राइट टू वोट्स का अधिकार दिया ही नहीं गया, और जिन मेंस के पास राइट टू बेटा क्या नहीं थी, प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको भी राइट टू वोट्स का अधिकार नहीं दिया गया, वो क्या कहलाए, पैसिव सिटीजन्स कहलाए। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर दिया गया है, एक्टिव सिटीजन्स हैं वो इलेक्टोर्स को इलेक्ट करेंगे, इलेक्टोर्स है वो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेगी, और नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर्स कहलाएगी। जबकि किंग्स और मिनिस्टर्स क्या कहलाएंगे, एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। जबकि एक्टिव सिटीजन्स है वो डायरेक्ट वोट्स के माध्यम से जुडिशरी को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो जुडिशरी पूरी तरह से इंडिपेंडेंस ऑर्गन्स था, और एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल किसका रहेगा बेटा, लेजिस्लेचर्स का रहेगा और मिनिस्टर्स का रहेगा। मीन्स राजा के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा,
लेजिस्लेटिव या नेशनल असेंबली का कंट्रोल रहेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस है वो 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनरास में से एक संवैधानिक राजतंत्र की वहां पर क्या हुई, स्थापना हुई। जैसे ही इसकी स्थापना हुई तो वहां बेटा डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजंस, यहाँ पर मनुष्यों मानव के लिए या भाई वहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की क्या की गई, घोषणा की गई। इस घोषणा की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत से ऐसे अधिकार थे जिनकी घोषणा यहाँ की गई। आपकी बुक में भी दिया गया बेटा यहाँ पर डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजंस। तो यहाँ क्या किन अधिकारों की घोषणा की गई वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा। यहाँ 10 पॉइंट दिए गए हैं आपकी बुक में। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो कौन से थे बेटा, राइट टू लाइफ या फ्रीडम ऑफ द स्पीच, फ्रीडम ऑफ द ओपिनियंस, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इस तरह के जो हम बात करते हैं जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं, जो आज हमारे यहाँ पर जो फॉर्म्स, कौन सी फॉर्म्स की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की फॉर्म्स की गवर्नमेंट है। और इस तरह की इन अधिकारों की जो आज ये अधिकार हमें जो मिले हुए हैं, ये अधिकार देन किसकी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की है। राइट टू लाइफ फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ने स्टार्ट किया, फ्रीडम ऑफ द स्पीच फ्रेंच रिवॉल्यूशंस की देन है, फ्रीडम ऑफ द ओपिनियंस, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो ऐसे बहुत से जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो फ्रांसीसी क्रांति की देन है और जो आज हमें मिले हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा इसमें मार्शलेज, आप जानते हो कि बेटा जब 1791 में फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूशनली मोनरास की गवर्नमेंट बने, उसके बाद यहाँ पर फिर भी यहाँ की समस्याएं क्या नहीं हो रही थी, समाप्त नहीं हो रही थी। लोएस्ट एक्सटेंस है वो अदर जो हम बात करते हैं प्रेसिया और ऑस्ट्रेलिया के जैसे जो मोनरास गवर्नमेंट थी, उनके साथ एक गुप्त तरीके से, अगर हम कह सकते हैं सीक्रेट तरीके से उनसे मीटिंग हुई और उनको इस बात के लिए एग्री किया कि वो फ्रांस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और वहां पर पुणे मोनरास गवर्नमेंट की क्या होगी, स्थापना होगी। लेकिन नेशनल असेंबली ने उससे पहले ही बेटा नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई और नेशनल असेंबली की मीटिंग होने के बाद उन्होंने प्रेसिया और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का क्या किया, डिसाइड किया। प्रेसिया और ऑस्ट्रेलिया फ्रांस पर आक्रमण करे उससे पहले फ्रांस ने ही किस पर आक्रमण कर दिया बेटा, प्रेसिया और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का ये हुआ कि बहुत से जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने इसमें क्या किया, भाग लिया। जो कलेक्टिव हम बात करते हैं आइडेंटिटी के माध्यम से जो जिन जिन वॉलंटियर्स को इसमें जो शामिल किया गया था वो सभी इसमें क्या हुए, भाग लेने के लिए युद्ध के मोर्चे पर पहुंच गए। इनमें से अधिकतर जो वॉलंटियर्स थे वो मार्शलेज जो एक सॉन्ग है उसको गा रहे थे। जो बेटा हम बात करते हैं मार्शलेज की बात करें तो बेटा इसकी रचना किसने की थी या किस प्रकार से, तो मार्शलेज एक बेटा हम बात करते हैं इसमें जो इसके लिखने वाले थे वो पोइट थे रोगेट डी लर्सलेज हैं। पोइट जो रोगेट डी लर्सलेज थे उन्होंने इसकी रचना की थी, इसको कंपोज किया था। और बेटा वॉलंटियर्स ने जो फर्स्ट टाइम्स पेरिस से जब वो इस युद्ध में जा रहे थे उन्होंने फर्स्ट टाइम्स वहां पर इसको गाया। बाद में मार्शलेज फ्रांस का क्या बना, नेशनल एंथम बना। जो आज हम बात कर रहे हैं हमारा जो देश का नेशनल एंथम है, इसी प्रकार से मार्शलेज वहां का क्या है, नेशनल एंथम है। उसी समय बेटा फ्रांस में ऐसे जो लोग हैं वो 1789 के कॉन्स्टिट्यूशनली मोनरास की जो गवर्नमेंट बनी थी उससे खुश नहीं थे, क्योंकि इसमें जो सभी मेंस हैं या थर्ड स्टेट के जो पुअर पीपल्स हैं या वुमेन्स हैं उन्होंने इसमें काफी भाग लिया, लेकिन उनको किसी प्रकार के कोई राइट्स नहीं मिले। इसका परिणाम ये हुआ साथ में जिससे लोग नाराज थे इस शासन से। दूसरे बेटा हम बात करते हैं वहां पर जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली मोनरास गवर्नमेंट है ये भी बेटा जो बढ़ती हुई प्राइस को कंट्रोल करने में क्या रही, असफल रही, जिससे वहां पर डिफरेंट टाइप्स के बेटा पॉलिटिकल्स के हमने क्लब बने। उन सभी क्लब में सबसे जो फेमस क्लब था वो कौन था, जैकोबिन क्लब। कौन सा बेटा, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब की बात करते हैं, इसके जो फॉर्मर्स थे बेटा वो सेंट जोकोब थे, जो एक हम बात करते हैं पारसी थे। सेंट जोकोब ने इसके क्या किया था, फॉर्मेशंस किया था। बेटा जैकोबिन क्लब की हम बात करते हैं तो इनके एक अपने प्रोफेशनल ड्रेस होती थी, वो इस तरह के ड्रेस पहनते थे। वो ड्रेस की बात करते हैं बेटा फ्रांस में पहले सेंचुरी लागू थे, मीन्स फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट के लोग हैं वो बेटा डिफरेंट ड्रेस कोड्स पहनते थे। इस तरह के कानूनों को उनको फॉलो करना पड़ता था ताकि बेटा उनकी जो सोशल आइडेंटिटी उनके ड्रेस कोड्स या उनके बिहेवियर से ही पता की जा सके।
लेकिन जैकोबिन क्लब्स ने उस प्रकार के कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बेटा सन्स क्लोथ्स जैसे जो ड्रेस कोड्स को क्या किया, अडॉप्ट किया, मीन्स बगैर घुटने वाली ड्रेस। साथ में रेड कैप, बेटा लाल टोपी वो पहनते थे जो बेटा हम बात करते हैं लिबर्टी या फ्रीडम्स का क्या थी, सूचक थी। जैकोबिन क्लब का जो मेन लीडर था बेटा वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इस पूरी हम बात करते हैं क्लब्स को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। इसमें बहुत से हम बात करते हैं मेंस, वुमेन्स या हम बात करते हैं जो पुअर जो सोसाइटी के लोग थे वो इसके क्या थे, मेंबर्स थे। लेकिन बेटा 1792 में आते आते फ्रांस में पुणे क्या हुई बेटा, फूड ग्रेन की शॉर्टेज हुई और इस शॉर्टेज की वजह से क्राउड्स काफी नाराज थी, सिटीजन्स वहां के काफी नाराज थे और उन्होंने राजा को क्या कर लिया, उसके प्लेस हम बात करते हैं स्थान पर उसको घेर लिया और राजा को बंदी बना लिया। किसको, लुईस XVI को। काफी समय तक राजा को बंदी बनाए रखा गया और वहां पर बेटा इलेक्शंस दोबारा क्या हुई, वोटिंग हुई और इस वोटिंग में जैकोबिन क्लब है जो पॉलिटिकल पार्टी बेटा उसको क्या मिली, जीत मिली और वहां पर बेटा कॉन्स्टिट्यूशनली मोनराज के स्थान पर फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना 21 सितंबर 1792 को। जैसे ही यहां पर हम बात करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, रोबेस्पियर वहां का क्या बने बेटा, हेड बने इलेक्टेड गवर्नमेंट के। तो वहां पर हम देखते हैं कि फ्रांस में किस प्रकार से बेटा पहले मोनराज गवर्नमेंट थी, मोनराज से कॉन्स्टिट्यूशनली मोनराज गवर्नमेंट बनी और कॉन्स्टिट्यूशनली मोनराज गवर्नमेंट के बाद वहां पर 21 सितंबर 1792 को एक रिपब्लिक कंट्री की क्या हुई, स्थापना हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं रिपब्लिक कंट्री की स्थापना होते ही बेटा हम बात करते हैं किसको, लुईस XVI को अरेस्ट कर लिया गया, उस पर रिवॉल्यूटरी कोर्ट्स में केस चलाया गया और वो दोषी पाए गए और उनको बेटा कब, 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन्स पर लटका दिया गया। उसी प्रकार का जो हम बात करते हैं उनकी जो क्वीन थी मेरिनो एंटोनिटी, उनके साथ भी सेम इसी प्रकार से बिहेव किया गया, मीन्स कुछ समय बाद उनको भी गिलोटिन्स पर लटका दिया गया। गिलोटिन्स क्या है, गिलोटिन्स एक बेटा डिवाइस है जिसमें 2 पोल्स होते हैं। गिलोटिन्स मीन्स इसमें बेटा 2 पोल्स होते हैं दोनों तरफ। इसमें एक तरफ बेटा एक ब्लेड्स लगी होती है और जिसमें एक व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति है उसके सर को, गर्दन को धड़ से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार की डिवाइस को गिलोटिन्स कहा जाता है। गिलोटिन्स इसको क्यों कहा गया, क्योंकि बेटा डॉक्टर गिलोटिन्स हैं, उन्होंने इसको क्या किया था, इन्वेंटेड किया था, इसका आविष्कार किया था। इस वजह से इसे गिलोटिन्स के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। अपने बुक को कहां से, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन से लेकर के हम बात करते हैं फ्रांस बिकम ए रिपब्लिक कंट्री, यहां तक आपको पढ़ना है। उसमें कुछ सिंबल्स भी दिए गए हैं, उन सिंबल्स का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, वो भी आपको क्या करना है, पढ़ना है और अपनी फेयर नोटबुक में साफ और सुंदर नोट्स बनाने हैं। आपसे आशा करता हूं कि आप बेटा अपने घर पर रह करके ये पढ़ाई जारी रखेंगे और आप सभी अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।